हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? पॉलिटी। और पॉलिटी में हमारा कौन सा भाग चल रहा है? भाग है 5। भाग 5 चल रहा है। भाग 5 में हम किसका जिक्र कर रहे हैं? संघ सरकार। संघ सरकार का जो सबसे बड़ा भाग है मेरे बच्चों, ये बातें नहीं भी, आवाज आ रही है, लड़कियों में बहुत आवाज आ रही है। जो आर्टिकल मेरे बच्चों ये 52 से 151 ये बातें हमारी हो गई थी। इसके हमने 5 अध्याय कर लिए। इसकी जो है सारणी मैंने बताया, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इससे तुम्हें कन्फर्म हो जाता है भी कार्यपालिका में क्या क्या चीज़ें आती हैं। भी मंत्री बनते हैं, उसमें जो है मंत्री परिषद होता है, राष्ट्रपति होता है, जो कार्य करते हैं हमारे देश का, जो कार्य है काम चलाते हैं, उनमें वो उनका जिक्र करते हैं। उसके बाद जो विधायिका है उसमें किनका जिक्र आता है? भी लोकसभा बन के आती है, संसद का जिक्र आता है, पार्लियामेंट आ जाती है। न्यायपालिका में जो हमें न्याय दिलाता है उसका जिक्र आता है, सुप्रीम कोर्ट का करेंगे। ऐसा ही पोर्शन आगे हम राज्य सरकार करेंगे ना, तब उसमें ऐसे ही पोर्शन इनको डिवाइड करेंगे, कार्यपालिका, विधायिका, वहाँ विधानमंडल आ जाएगा और यहाँ जो है विधायिका है, और उसमें जो न्यायपालिका में हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद हमने इसमें कर लिया था मेरे बच्चों, हमने क्या कर लिया था? राष्ट्रपति कर लिया था। क्या कर लिया था इसमें? राष्ट्रपति कर लिया था। ये दोबारा रिपीट कराने की जरूरत नहीं है ना, सारा मैंने तुम्हें अभी बता दिया, रिवीजन दे दिया, तो हम उससे जो किया है हमने उससे लग जाते हैं। राष्ट्रपति का जो मेरे बच्चों आर्टिकल है 52 से 61 है वर्णन। अब कोई ऐसा बच्चा जो 52 से 61 मेरे को स्टेप बाय स्टेप सारे बता दे। दीपक बता सकता है? बता सकता है? संजय? देखो चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। जो आर्टिकल 52 जो है मेरे बच्चों, 52 आर्टिकल में बोला हुआ है भी भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की परिभाषा दी गई है। उसके बाद जो है आर्टिकल 53 उसकी कार्यकारी शक्तियां जो बहुत सारी है, जो किस किस की नियुक्ति कर सकता है। अभी कुछ एक रह गई थी, वो अभी इसकी कार्यकारी शक्तियों में मैं लिखा दूंगी, जो कुछ उसमें रह गए थे आर्टिकल, जैसे 80 है तो वो लोकसभा का जो सभापति होता है राज्यसभा का, तो उसमें वो हम सारे कर लेंगे। उसके बाद जो है मेरे बच्चों आर्टिकल जो 54 है उसमें उसके निर्वाचन मंडल का जिक्र है भी कौन कौन उसके जो वोट डालने के लिए कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट है करेगा, जिसमें याद रखना मेरे बच्चों लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित मेंबर शामिल होंगे, सिर्फ निर्वाचित, ना कि मनोनीत। याद रखना, इन दोनों में तुम्हें डाउट होता है तो ये ध्यान रखना, निर्वाचित लिखा होगा पीछे नाम। उसके बाद जो है इसके साथ क्या होगा, जो 2 यूटी के जो है विधानसभा है मेरे बच्चों, पुडुचेरी और दिल्ली की। अब तुम्हारे ध्यान में आएगा मैडम कल आपने जम्मू कश्मीर भी लिखाया था, परंतु अभी तक बच्चों इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि 2019 से ये जो है यूटी बना था। पहले ये क्या था? राज्य था। पहले तो इंक्लूड राज्य की तरफ से था, तो पहले ऑलरेडी ये है। अब यूटी में इनका नाम दर्ज हो जाएगा भी जो है राज्यों का होगा। अब यूटी में 3 यूटी आ जाएगी, कौन कौन सी? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। क्लियर है? अब तुम्हें पता चल गया ना भी किन किन 3 यूटियों में विधानसभा है, किन किन तीनों में है? पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। क्लियर? याद रखना। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, उसके बाद उसका आर्टिकल आता है 55। आर्टिकल 55 में है जो निर्वाचन प्रक्रिया, भी वोट डालेंगे कैसे, डालेंगे कैसे? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अब तुम्हारे दिमाग में आता है इनका अप्रत्यक्ष कैसे लिया मैडम? प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष होता है जो जनता द्वारा चुना जाए, लोगों के द्वारा चुने गए वो होते हैं प्रत्यक्ष, और जो लोगों के द्वारा चुने गए, लोगों के द्वारा अन्य व्यक्ति को चुना जाता है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। जैसे देखो इसमें तो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने गए, जैसे हम मान लो ये टैक्स पढ़ते हैं तो कहते हैं ना प्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष टैक्स कहते हैं ना। अरे कर जो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जिस पे लगाया उसी के द्वारा चुकाया गया। और जो है अप्रत्यक्ष कर में क्या पढ़ते हैं? लगाया किसी और उसके अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है। ऐसे इलेक्शन में होता है प्रत्यक्ष, जो लोगों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं।
वो मतदान प्रणाली कैसी होती है? प्रत्यक्ष होती है, लोगों के द्वारा। जब लोगों ने चुन दिया, लोकसभा मेंबर चुन लिए, जो है राज्यसभा मेंबर चुन लिए गए, उनके द्वारा, जो चुने गए लोगों के द्वारा अन्य व्यक्ति को चुना जाता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो? समझ में आया? संक्रमणीय मतदान प्रणाली ये होता है मेरे बच्चों, एक बार ही इनका जो है वोट डाला जाता है, ना कि बार बार। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल है 56 में कार्यकाल दिया है, जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उसके बाद 57 में दिया है मेरे बच्चों, उसका राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन, जो है उनके द्वारा इलेक्शन हो सकते हैं। और उसके बाद जो है आर्टिकल है 58, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी योग्यताओं का जिक्र है। राष्ट्रपति के बनने के क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। तो पहला तो चाहे कोई भी बने, बाहर का कोई भी एमएलए बन रहा है, कोई भी किसी पद पे कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तो उसमें पहली लाइन ये सभी के लिए होगी भी वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें आयु का डिफरेंस आएगा भी, आयु में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल 3 व्यक्ति याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 व्यक्ति है जिनकी उम्र क्या होगी? 35 साल होगी। ठीक है, बाकी जैसे हम प्रधानमंत्री के पढ़ेंगे, ये भी पूछता है, तो वो लोकसभा के जो है, लोकसभा मेंबर बनने के लिए जितनी आयु होती है उतनी प्रधानमंत्री की होती है। तो वो आगे हम लोकसभा करेंगे, राज्यसभा करेंगे, और जैसे लोकसभा राज्यसभा है वैसे विधानसभा और विधान है परिषद होगी। मैं साथ जोड़ के तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, उसका जिक्र बाद में करेंगे, बीच में नहीं। उसके बाद जो है इसमें अगली लाइन क्या बोली गई थी? वो किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई जॉब में ना हो, उसको ऑलरेडी पहले कहीं से पैसे बेनिफिट ना मिल रहा हो, तो ये लाइन बोली गई। उसके बाद जो है चौथी लाइन है मेरे बच्चों, वो लोकसभा मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए लोकसभा मेंबर बनने की, जो योग्यता रखता हो। ये 4 लाइनें हैं मेरे बच्चों, याद रखना। यहाँ जो है राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का, आगे प्रधानमंत्री के लिए अलग होगा, तो वहाँ ये नामों का ही खेल है। ठीक है, 3 लाइनें सेम होगी, उसमें जो है आयु मैंने बता दिया, हो सकता है प्रधानमंत्री की जो है लोकसभा मेंबर की आयु होगी ना 25 वर्ष होगी, तो वो प्रधानमंत्री की होगी। वहां तुम्हें लोकसभा, विधानसभा और जो राज्यसभा, विधान परिषद, ऐसे जोड़ के पढ़ाऊंगी, याद रह जाएगा। तो तुम्हें सीएम का ये झंझट नहीं रहेगा। तो तुम्हें समझना है भी लोकसभा मेंबर में ही जो मंत्री परिषद होता है उसी में ही हमारा प्रधानमंत्री आ जाता है। 3 बड़े मेंबर याद रखने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। जैसा राष्ट्रपति का भारत में शासन होता है, वैसे ही राज्यपाल का राज्य में शासन होता है। ठीक है, तो इन 3 बड़ों की उम्र क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, बाकी इनसे कम होती जाएगी। ठीक है, याद रखना ये तीनों। उसके बाद है हमने क्या किया मेरे बच्चों, जो है 59 जो आर्टिकल है उसमें क्या किया, उसकी शर्तें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद 60 है मेरे बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र किया गया है, वो किस में किया गया है? आर्टिकल है 60 में किया गया है। और आर्टिकल 60 में जो उनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? हाँ, जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, जो वर्तमान में कौन है? BR गवई है मेरे बच्चों। क्लियर है? और कौन से नंबर के हैं? 52वें नंबर के हैं। और ये तुम भी मैंने लिखवाया नहीं है, कोई बात नहीं, हम ये सुप्रीम कोर्ट करेंगे तब ये बातें लिख देंगे। उसके बाद है मेरे बच्चों आर्टिकल 61 है, जिसपे महाभियोग मेरे बच्चों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। वो किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है? 61 के तहत है। और महाभियोग का कंसेप्ट हमने USA से लिया था। और ये महाभियोग मैंने कल तुम्हें बता दिया है मेरे बच्चों, कोई भी सदन ला सकता है, जरूरी नहीं है लोकसभा लेके आए, जरूरी नहीं है राज्यसभा लेके आए, कोई भी सदन है ला सकता है। और लाए जब कोई भी सदन लेके आ रहा है, चाहे मान लो लोकसभा लेके आ रही है, तो उस टाइम जब वो लेके आ रही है तो उससे पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा भी हम आप पर क्या लेके आ रहे हैं? महाभियोग। महाभियोग क्यों लाया जाता है? जब राष्ट्रपति किसी नियमों का उल्लंघन करता है या उन्होंने कोई कांड कर दिया हो, मतलब तुम्हारी लैंग्वेज में, ठीक है, वो नियमों या कानून का उल्लंघन करता है, तब उस पर महाभियोग लाया जाता है। ठीक है, और उसके जो है कोई भी सदन ला सकता है, लाने से पहले उसे 14 दिन पहले सूचित करना होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचित करना होता है? 14 दिन पहले सूचित करना होता है। क्लियर है? और जो सदन लेके आ रहा है उस पे, क्योंकि वो प्रस्ताव होगा, लेटर होगा, उस पे लिखा होगा आपने ये काम किया है इसलिए मैं हम लेके आए हैं, उस पे साइन होंगे, तो उस पे साइन होंगे, उस सदन के 1/4 साइन होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछता है भी कोई भी सदन लेके आता है जो है महाभियोग का प्रस्ताव, तो उस पे कितने व्यक्तियों के साइन होने चाहिए? 1/4 साइन होने चाहिए। जब वो
एक चौथाई मतलब बेटा 4 व्यक्ति है, मान लो 400 है उस सदन में, 400 व्यक्ति है तो 100 के सिग्नेचर होने चाहिए, 40 है तो 10 के होने चाहिए, उसका एक चौथाई हिस्सा, ठीक है। अरे समझ में आया? और 4 व्यक्ति तो 1 का साइन। अरे क्लियर है? उसके बाद जब वो पारित हो जाता है महाभियोग, तो दोनों सदनों में पारित होता है, दोनों सदनों के कुल मिला के कितने साइन होने चाहिए? 2/3 होने चाहिए। भी 3 मेंबर है तो उनमें 2 के साइन मिलने ही चाहिए, 2/3 होने चाहिए। अगर 300 है तो 200 के होने चाहिए, ठीक है। अरे क्लियर है? यहां तक समझ में आया? समझ में आया? ये साइन होने चाहिए, तब वो पारित होगा और जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। क्लियर? चलो अब जो है मेरे बच्चों, उससे पहले हम इतना सारा पढ़ लिया। अब एक जो है 62 आर्टिकल है वो लिखो, उसके बाद हम राष्ट्रपति की कार्यकारी जो है इसकी शक्तियां पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। पहले 62 लिखो, आर्टिकल 62, आर्टिकल है 62 में, आर्टिकल 62 में जिक्र किया गया है मेरे बच्चों, सुनो कल शायद मैंने तुम्हें बताया भी था। राष्ट्र जो है 62 आर्टिकल में, सुन लो पहले फिर ये लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखना, मैं लिख दूंगी। आर्टिकल 62 ये कहता है, इसमें राष्ट्रपति अपने पद कार्य, जैसे 5वें साल चल रही है राष्ट्रपति पद जो है द्रौपदी मुर्मू को, जैसे ये 5वें साल चल रहे हैं, तो इसी 5वें साल के दौरान ही अगले नेक्स्ट राष्ट्रपति के जो है जो मतदान प्रणाली है उसका कार्यकाल पूरा कर लिया जाएगा। 62 आर्टिकल कहता है भी राष्ट्रपति रिटायरमेंट मान लो जो उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नेक्स्ट राष्ट्रपति के लिए क्या करवा लेना चाहिए? मतदान करवा लेना चाहिए, उसके कार्यकाल के दौरान ही नेक्स्ट। तो लिखो, पूरी लाइन लिख लो, याद आ जाए। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव की प्रक्रिया, दूसरे जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, लिख लो। इसमें है जो राष्ट्रपति है, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही अन्य जो दूसरा जो आएगा, दूसरा अगला जो नेक्स्ट जो राष्ट्रपति आएगा, अन्य अवधर जो अन्य जो राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही अन्य जो है, इसको अन्य मत लिखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट लिख लो, हाँ ये सही रहेगा। नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति, नेक्स्ट राष्ट्रपति, अगला राष्ट्रपति, अगला भी लिख सकते हो तुम। नेक्स्ट जो है अगला राष्ट्रपति या नेक्स्ट राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, पूरी कर लेनी चाहिए। ये अलग बात है मेरे बच्चों, जो कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है वो अलग बात है, परंतु उसके अगर वो रह रहा है, जैसे 5 साल का, आपको पता है ये भी 5 साल का टाइम पीरियड होता है, 5 साल जब उसके पूरे होने वाले हो उससे पहले क्या करवा लेना चाहिए? अगले नेक्स्ट राष्ट्रपति के जो चुनाव प्रक्रिया वो पूरी करवा लेनी चाहिए। ये आर्टिकल है 62 कहता है। क्लियर है? चलो उसके बाद लिखो राष्ट्रपति की शक्तियां। अब अगला टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो राष्ट्रपति की शक्तियां लिखो मेरे बच्चे। पहले लिखो कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां लिख लो, सारी बातें बताऊंगी। उसके बाद लिखो सैन्य शक्ति, न्याय शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन शक्ति, लिख लो सारी। एक मिनट,
सैन्य शक्ति, प्रॉपरली न्याय शक्ति, वित्त शक्ति, वित्तीय शक्ति, और है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन लिख लिया मेरे बच्चों? लिखो, लिख लिया ये सभी ने? ये होता है मेरे बच्चों कार्यकारी शक्ति। अब जैसे हमने आर्टिकल 53 में किया भी, वो यहाँ मैंने बहुत सारे तुम्हें आर्टिकल लिखा दिए थे उसमें, अब उसके कुछ एक बचते हैं वो यहाँ कर लेंगे। जैसे 80 में वो रहा किसका, राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। और जो आर्टिकल 331 में, 80 में नहीं मेरे बच्चों, 80 में तो आएगा वो, हाँ ठीक है 1 मिनट, 80 में वो क्या करेगा, हम सारी बातें लिखेंगे। 80 में जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है वो आर्टिकल 80 के तहत करता है। और उसके बाद जो अन्य कार्य करता है वो 331 में, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन करता है। और जो आर्टिकल जो है मेरे बच्चों हम 85 का जिक्र करें तो वो जो लोकसभा है उसको 5 वर्ष से पहले ही भंग कर सकता है। और आर्टिकल 108 में वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। और आर्टिकल जो है 123 के तहत वो क्या कर सकता है, अध्यादेश है जारी कर सकता है। ये उसकी वो कार्य क्या क्या कर सकता है, उसकी पावर क्या है, ठीक है। कार्यकारी शक्तियां पहले टॉपिक डालो। और न्याय सैन्य शक्ति में वो तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। और जो युद्ध के लिए वो घोषणा जो है राष्ट्रपति करेगा। हमारे जो अन्य देश के साथ हम अगर युद्ध करना चाहते हैं तो उसका जो हरी झंडी हमारे राष्ट्रपति ही दिखाएगा, तो घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में है मेरे बच्चों, जैसे आर्टिकल 72 के तहत है, ये क्या कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ है कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है, मतलब उसे फांसी की सजा मिली है, तो वो राष्ट्रपति के पास अपनी अंतिम गुहार लगा सकता है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 32 के तहत उस सजा को माफ है कर सकता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वित्तीय शक्तियों में हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों आर्टिकल जो 112, मैंने ये तुम्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया था। आर्टिकल जो 112 है उसके तहत वो क्या करेगा, जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, जिनको बजट बोलते हैं, हमारी आम भाषा में हम बजट बोलते हैं, परंतु बजट का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है, उसकी अनुमति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है, वो जिक्र करेंगे। और उसके बाद है मेरे बच्चों अंतिम जो आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हम पढ़ेंगे, जो राष्ट्रीय जो आपातकालीन है, और जो है राज्य आपातकाल हो सकता है, या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं उसको, या वित्तीय आपातकाल, उनका जिक्र करेंगे। चलो हम ये तीनों करेंगे। चलो लिखो पहले कार्यकारी शक्तियां, पहले लिखो राष्ट्रपति की हम कार्यकारी शक्तियां, जो मैंने तुम्हें बहुत सारी बता दी हैं। कार्यकारी शक्तियां सारी याद रखनी है। और यहाँ जो ये सारी जो है ना, इनमें तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये जितना मैं करा रही हूँ बस उतना ही कर लेना, बाद में तुम्हें कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स बार बार पढ़ते जाओ, तुम्हारा 100% निकल जाएगा। 99 तो मैं पूरी गारंटी लेती हूँ, 1% अगर नहीं निकलता है तो तुम्हारा तुम ऑप्शन निकाल के कर दोगे। कार्यकारी शक्तियों में पढ़ो मेरे बच्चों, आर्टिकल जो है लिखो, आर्टिकल है 80, आर्टिकल है 80। इसमें तुम्हें बाकी वो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है ना। आर्टिकल 75 में वो किसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जो मैंने पीछे कार्यकारी शक्तियों में बताया तुम्हें। जो आर्टिकल 53 में हम पढ़ के आए, अरे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन किस आर्टिकल में, 53 में, याद रखना। ये जो हम पढ़ के आए हैं, वहां आर्टिकल 75 के तहत वो किसकी नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद, और है जो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में आ जाता है मेरे बच्चे। उसके बाद जो आर्टिकल जो है मेरे बच्चों 148 में पूछे वो सीएजी की करता है, और जो 124 में पूछे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की करता है, और 217 में पूछे वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की करता है, और 324 में पूछे निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 155 में पूछे तो वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और आर्टिकल जो है मेरे बच्चों 280 पूछे तो वित्तीय आयोग के मुख्य उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और जो है और क्या, कौन सा आर्टिकल था बताओ, 343 में व्यवस्था आयोग के आयुक्त की नियुक्ति करता है। क्लियर, ये वो हमने कर ली थी, उनकी कुछ एक थी वो हम मैं यहाँ लिखा दूंगी,
ठीक है उसकी कार्यकारी शक्तियां ही। ठीक है, लिखो 80 में वो क्या करता है मेरे बच्चों, आर्टिकल 80 के तहत है राज्यसभा में राष्ट्रपति राज्यसभा में आर्टिकल 80 के तहत है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 मेंबर जो है 12 सदस्य है या मेंबर है 12 सदस्यों की आएगा मेरे बच्चों, सदस्यों की नियुक्ति करता है। किसमें करता है मेरे बच्चों, राज्यसभा में नियुक्ति करता है। हाँ तो 12 मेंबर जो, चलो ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नियुक्ति करता है, एक ही बात है, वही करता है ना, अरे इंक्लूड तो वही करता है, बात तो एक ही है। मैंने तुम्हें कहा तुम अपनी सेंस में समझना, मैंने ये तो थोड़ी है वो वोट डाल लेगा राष्ट्रपति, वोट तो एक ही है राष्ट्रपति का, तो वो क्या करेगा, नियुक्ति ही करता है उन 12 व्यक्तियों की। चलो तुम मनोनीत लिख लो। अरे मेरे कोई कंफ्यूज कर रहे हो तुम तो, मैंने सोचा मैंने लिख क्या दिया है, चलो लिख लो, मनोनीत कर लो। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब ये कहां से मिटेगा, अरे इतने कंफ्यूज मत या करो, को मनोनीत करता है, मनोनीत ये गलत हो गया। अब तुम ना एक बार मेरे को कंफ्यूज कर दिया, मनोनीत करता है, मनोनीत है करता है कितने मेंबर को, 12 को। ये तुम्हें बस इतना ध्यान रखना, 12 मेंबर को मनोनीत करता है। ये आर्टिकल 80 में ही किसका जिक्र होगा मेरे बच्चों, अरे सुन लो ध्यान से, आर्टिकल 80 है ना मेरे बच्चों, इसमें किसका जिक्र है, राज्यसभा का आर्टिकल है, सुन लो। अरे तुम कंफ्यूज मत हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, घूम जाते हैं, हर बड़े बड़े घूम जाते हैं, हम तो क्या ही है। आर्टिकल 80 है, उसमें किसका जिक्र है, राज्यसभा है, राज्यसभा का जिक्र है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तुम याद रखना, आर्टिकल 80 में किसका जिक्र किया गया मेरे बच्चों, राज्यसभा का किया गया। यहाँ मैं तुम्हें ये बता रही हूँ भी आर्टिकल 80 में ये भी बोला गया है भी राज्यसभा में जो 12 मेंबर जो है मनोनीत किए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं अन्य, तो वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है, 80 के तहत करता है। परंतु क्वेश्चन ऐसे आता है मेरे बच्चों भी ये जो 12 मेंबर का कंसेप्ट है हमने किस देश से लिया था, किस देश से लिया था, आयरलैंड से लिया था। किस देश से लिया था, आयरलैंड से लिया था। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार आया ये एग्जाम में क्वेश्चन भी 12 जो मेंबर जो है किसमें, राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं, यह बात जो हमने किस देश से लिया, बहुत बार क्वेश्चन है, जो आयरलैंड से लिया। आयरलैंड की राजधानी बता दो मेरे बच्चों, क्या है, डब। क्लियर है यहां तक, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना, लिखो आगे 331 आर्टिकल लिखो, 331 331 ही होगा। अरे अब घुमा मत देना। इसमें क्या है मेरे बच्चों, राष्ट्रपति, लोकसभा में हाँ, राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन, ये 331 में बोला गया ना। हाँ, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो, ए लिख लेना बेटा, इग्लो भी होता है कई बार, एंग्लो लिखो, एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ये लो तुम्हारी वाली लैंग्वेज लिख देते हैं, मनोनीत है करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। तुम्हें इतना एक शब्द ये याद रखना है, कौन करता है, राष्ट्रपति। कितने मेंबर करता है, 2। कौन से, एंग्लो इंडियन, जिनको किन नाम से जानते हैं, एंग्लो इंडियन। परंतु ये याद, ये भी कंसेप्ट हमने किस देश से लिया था, अरे ये भी 2 जो है चुनने का कंसेप्ट भी हमने किससे लिया था, आयरलैंड से लिया था। और याद रखना मेरे बच्चों, अब ये जो है यहाँ
12 मेंबर कर रहा है ना राज्यसभा में मनोनीत, और लोकसभा में 2 मेंबर कर रहा है। ये आगे पहले हर राज्य की विधानसभा में भी एक मेंबर चुना जाता था। जैसे हरियाणा की पहले विधानसभा में 91 सीट थी, अब कितनी रहेगी, क्योंकि ये हटा दिया गया एंग्लो इंडियन वाला, तो अब कितनी रहेगी, 90 रहेगी। ठीक है, ये कि राज्यसभा में भी हुआ करती थी, राज्यों में भी हुआ करती थी, विधानसभा में। क्लियर है, तो तुम्हें इतना याद रखना है। अब मेरे बच्चों बता दो, ये एग्जाम में पूछा गया है, कौन से संविधान संशोधन के तहत इनको हटाया गया था? कौन सा मेरे बच्चों? 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान, 104वां संविधान संशोधन जो कब हुआ मेरे बच्चों? 2019 में हुआ था। उसके तहत इन एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, हटा दिया गया। ये एग्जाम में पूछा गया है वे किस संविधान संशोधन के तहत है इन 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था? तो 104वां संविधान संशोधन था। ये शायद मैंने तुम्हें एक दिन कराया भी था, तो याद रखना 2019 में आया था, परंतु ये जो कंडीशन हटाने वाली लागू हो गई थी 1 जनवरी 2020 से। ये जो 104वां संविधान संशोधन था ना मेरे बच्चों, ये लागू हो गया था, ये लागू हो गया था वो 1 जनवरी 2020 से, 1 जनवरी 2020 से ये लागू हो गए थे। आज से वो है एंग्लो इंडियन है नहीं रहेंगे, और विधानसभा में वो भी हटा दिए गए थे एक एक मेंबर, जो किसके द्वारा चुने जाते थे? राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे लिखो, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या पढ़ रहे हैं हम? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। आर्टिकल 85 में बोला गया है मेरे बच्चे भी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति लोकसभा को पांच वर्ष से पूर्व या 5 वर्ष से पहले ही भंग कर सकता है, ये पावर है किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? आर्टिकल है 85 के तहत। आर्टिकल 85 में ये बात बोली गई है भी वो जो राष्ट्रपति है ये लोकसभा का कार्यकाल मेरे बच्चे 5 साल का होता है, उसको 5 साल से पहले ही भंग करने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और जो आर्टिकल कौन से में दी गई है? 85 में ये बात बोली गई है। क्लियर है? तो वो 5 साल से पहले ही लोकसभा को भंग कर सकता है, ये पावर किसके हाथों में है? राष्ट्रपति के। और किस आर्टिकल में लिखी गई है? 85 में लिखी गई है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आगे लिखो 108 आर्टिकल। 108 आर्टिकल नंबर 108 है मेरे बच्चों, इसमें संयुक्त बैठक का जिक्र किया गया है। संयुक्त बैठक का लिखो, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत। ये पूछेगा आपसे भी जो संयुक्त बैठक का जिक्र किया गया वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया? तो आर्टिकल 108 में। और संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। क्लियर मेरे बच्चों? क्लियर? आगे लिखो। ये अभी तक 3 बार हुई है मेरे बच्चे, इतना ही पूछा गया है। संयुक्त बैठक अभी तक कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है, इतना लिख लो। संयुक्त बैठक है अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार बुलाई गई है? 3 बार बुलाई गई है। सन अभी तक कोई सन नहीं पूछा गया आपसे, बस सीधा लिखना है 3 बार बुलाई गई है। आगे इसका जिक्र आएगा तब हम और करेंगे। आर्टिकल
लिखो मेरे बच्चों आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत मेरे बच्चों राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश क्या कर सकता है मेरे बच्चों? अध्यादेश। एक मिनट मेरे बच्चों, यहाँ कलर थोड़ा मैं लिखो। आर्टिकल है जो है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति द्वारा, ये कल मैंने तुम्हें बता दिया था, अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना। अब तुम बताओ क्या होता है अध्यादेश जारी, क्या होता है मेरे बच्चों बताओ? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी राज्यपाल भी करता है। अब सुनो, हाँ सही है। इसके साथ तुम्हें याद रखना है, अभी लिखना नहीं, तुम्हें याद रखना है माइंड में। ये दो आगे वाले डिजिट बदल देते हैं ना मेरे बच्चे, दो को आगे ले आते हैं, वन को पीछे कर देते हैं, तो कितना बन गया? 213। 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। 213 में क्या करेगा? राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। याद रखना दोनों बातें भी। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस आर्टिकल में करता है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कौन से आर्टिकल में? 123 में। और 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ये मैंने बता दिया मेरे बच्चों। भी अध्यादेश होता है भी अगर तुरंत हमें कोई डिसीजन लेना है, कानून बनाना हो, ऐसा कोई कार्य हो जाए और तुरंत डिसीजन कानून बनाना हो, तो राष्ट्रपति के पास पावर है। आर्टिकल 123 में ये बोला गया राष्ट्रपति तुरंत कानून साइन कर सकता है, तुरंत कानून पारित कर सकता है भी आज के लिए। परंतु वो कानून 6 महीने तक चलता है। कितने महीने तक चलेगा? 6 महीने तक वो कानून चलेगा। अगर 6 महीने के दौरान कार्यकाल भी साथ, उस 6 महीने के कार्यकाल के दौरान भी जो है वो पारित भी होगा, लोकसभा और जो राज्यसभा दोनों में होगा। अगर दोनों में वो पारित हो जाता है, सही मिला, तो वो 6 महीने के बाद स्थायी हो जाएगा। अगर वो सही नहीं हुआ तो उसको क्या कर दिया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा। क्लियर है? कोई भी तुरंत फैसला लेना हो, तुरंत हमें डिसीजन कानून बनाना हो, आज ये हमारे सामने कोई सिचुएशन हो, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है, पावर है राष्ट्रपति के पास, जो आर्टिकल 123 में बोली गई है। क्लियर है? वैसे ही राज्य में कोई तुरंत कानून बनाना और पारित करना हो, लागू करना हो, तो राज्यपाल कर सकता है। आर्टिकल किसके तहत है? 213 के तहत। क्लियर है? अरे क्लियर है लड़कियों में? चलो, ये था मेरे बच्चों, क्या था हमारा। हाँ, इसमें एक जो है मेरे 324 तुम्हें लिखा दिया था, तो इसमें नहीं लिखेंगे। चल अब इसके बाद लिखो, कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति। दूसरा पोर्शन, दूसरा पार्ट लिखो इसका मेरे बच्चों, यही है ना? सैन्य शक्ति। ठीक है, सैन्य शक्ति लिख लो। जैसे तुम्हारा मैंने ऊपर लिखा है ना, उसी के हिसाब से चलते तो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे करने की। सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति लिखो मेरे बच्चों। आर्टिकल है कौन सा आर्टिकल मेरे बच्चों? बताओ रे। 52। कौन सा आर्टिकल है? 52। आर्टिकल है 52। आर्टिकल 52 में बोला गया है मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया जब हम आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित कर रहे थे भी, 52 से 61 जो है राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। तो 52 में उसके साथ, वहां तो मैंने तुम्हें सिंपल ही लिखा दिया था, जब राष्ट्रपति कर रहे थे तो मैंने कहा भी राष्ट्रपति की परिभाषा का जिक्र किया गया है, परंतु मैंने तीनों बातें डिस्कस की थी वहां। मैंने कहा ये हम उसकी जो है सैन्य शक्ति में पढ़ेंगे, तब मैं ये दोबारा तुम्हें आर्टिकल 52 बताऊंगी। उसमें एक जो राष्ट्रपति की परिभाषा के साथ ही और क्या दिया गया था, उसमें राष्ट्रपति ये बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है? सेनापति होता है। ये जो आर्टिकल किसमें बोला गया है? 52 में। राष्ट्रपति लिखो, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। ये किस आर्टिकल में बोला गया है? 52 में। किस में बोला गया है? आर्टिकल है 52 में। भी तीनों सेनाओं का सेनापति जो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल किस में बोला गया है? 52 में। और क्या लाइन बोली गई है मेरे बच्चों? बताओ।
बताओ रे, पुराने बच्चे तो जरूर बताएं, नए बच्चे हैं। ये युद्ध की घोषणा, आक्रमण युद्ध की घोषणा भी जो है कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत है? इसमें राष्ट्रपति लिख लो, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दोबारा लिख लो, कोई बात नहीं, राष्ट्रपति दोबारा युद्ध या आक्रमण की घोषणा की जाती है। किस आर्टिकल में ये बात बोली गई है? की जाती है। जैसे अब अगर बात करें अब भारत और पाक का जो है युद्ध हुआ था, उसकी परमिशन जो है राष्ट्रपति अंतिम मोहर लगाता है। हम किसी देश पे, किसी देश के साथ खिलाफ युद्ध करने जा रहे हैं या आक्रमण करने जा रहे हैं, तो हमें ये आर्टिकल बोला गया है भी, आर्टिकल जो है 52 कहता है भी इसकी भी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तुम अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, बुक्स की लैंग्वेज मत पढ़ा करो। तुम जितना अपनी लैंग्वेज में सारी चीजें पढ़ोगे इजी लगेगी, बुक्स की लैंग्वेज में पढ़ोगे मुश्किल लगेगी। तो अपने आप से समझने की कोशिश किया। क्लियर मेरे बच्चा? उसके बाद आगे बताओ कौन सा था, आगे बताओ, तुम बताओ रे कौन सी है? न्यायिक सत्य। चलो न्याय सत्य, इसमें आर्टिकल हम 2 पढ़ेंगे मेरे बच्चे। इसमें आर्टिकल जो है हम 2 पढ़ेंगे। पहला लिखो आर्टिकल, मैं व्हाइट से ही लिख देती हूँ आर्टिकल। तो आर्टिकल 72 मेरे बच्चों, आर्टिकल 72 न्यायिक शक्तियां 72 है मेरे बच्चे। 143 और 72 2 का जिक्र करेंगे। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 72 कहता है मेरे बच्चों भी, इसमें जो है सुन लो भी, राष्ट्रपति के पावर्स जो है न्याय, न्याय से होता है, हमें न्याय चाहिए। हमें कोई मतलब जैसे सजा मिल गई, फांसी की सजा मिल गई, तो कौन देगा हमें न्याय? अंतिम अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तुम्हें फांसी होगी, तो हमारे पास एक रास्ता होता है भी, हम राष्ट्रपति के पास हैं, जा सकते हैं, उनसे गुहार लगा सकते हैं भी हमें बचाया जाए। तो राष्ट्रपति क्या कर देगा? राष्ट्रपति आर्टिकल 72 में यह बात बोली गई है, राष्ट्रपति के पास ये पावर है, वो आर्टिकल 72 का प्रयोग करके क्या कर देगा? उस मृत्यु दंड को भी सजा में कन्वर्ट कर देगा, उसको माफ कर देगा। तो लिखो इसमें, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मृत्यु दंड को भी माफ है कर सकता है, कर सकता है भी। उस मृत्यु दंड को या तो भाई आजीवन कारावास की सजा दे दे या कुछ और पुनिशमेंट कम कर दे। तो ये तुम्हें इतना सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, मृत्यु दंड को माफ करने की पावर जो है किस आर्टिकल में बोली गई है? 72 में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और कौन ये माफ कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। यही आगे हम राज्यपाल का भी पढ़ेंगे, राज्यपाल भी माफ करेगा, परंतु माफ वो मेरे बच्चों मृत्यु दंड को नहीं करेगा राज्यपाल। हाँ, सजा को कम कर सकता है, परंतु वो मृत्यु दंड को माफ है नहीं करेगा। परंतु कौन कर सकता है? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। ये आर्टिकल है किसमें बोला गया? 72 में बोला गया है। क्लियर मेरे बच्चे? आगे लिखो, आर्टिकल है 143। और एग्जाम में स्टार लगा लो, चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मृत्यु दंड को माफ करने की पावर जो है राष्ट्रपति के पास है, परंतु ये बात किसमें बोली गई? आर्टिकल है 72 में बोली गई। आगे लिखो 143। ये तो तुम्हें याद ही होगा, आर्टिकल याद ही रह जाएगा। 143 याद रह जाएगा, तुम्हारे कोड आएंगे। आज की जनरेशन के, हमारे टाइम के तो है नहीं। 143 तुम्हारी जनरेशन के कोड है। अभी तो कुछ बच्चे तो ऐसे समझ रहे हैं, समझ तो रहे हैं, परंतु उनको इतना ध्यान नहीं है, अभी तक उनके दिमाग में नहीं आया, कुछ के समझ में आ गया। ये पासवर्ड है, समझ गए?
चलो कोई बात नहीं, तो भी समझ लियो। ये पासवर्ड कहते हैं मेरे बच्चों, जो आर्टिकल है 143 आई लव यू। आप समझ गए? समझ में आया? कोई मुश्किल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आई लव यू गलत होता है? गलत है? मेरी बेटियां डेली करती है, जाते हैं जब गुस्सा होती हूँ तब तो वो पूरा चार्ट बना के रखती है। तो गलत तो नहीं है, परंतु हमने गलत बना दिया है। तो ये इससे याद रह जाएगा। मेरा थिंकिंग तुम्हें, वैसे तुम तो मेरे से कहीं एडवांस हो, मेरे को तो इतनी बातें पता ही नहीं है। मैंने को तुम्हें ये क्यों डिलीवर करना है, क्योंकि तुम्हें ये याद रह जाए। आर्टिकल 143 है मेरे बच्चे, इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है? फिर सुन लो, राष्ट्रपति भी कोई भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अपने विचार मांग सकता है। जो राष्ट्रपति को कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो किसकी सलाह ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। किसकी सलाह ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट की। परंतु वो विचार सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उसको माने या ना माने वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। तो तुम्हें लाइन लिखनी है भी, जो है राष्ट्रपति जो है विचार जो है किसी भी विषय पर किसकी सलाह ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट की। और परंतु उस सुप्रीम कोर्ट की सलाह के लिए राष्ट्रपति क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। वो लाइन लिखो, राष्ट्रपति किसी भी विषय में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, परंतु प्रेसिडेंट पी से लिख रही हूं, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह के लिए बाध्य नहीं है। उस सलाह के लिए बाध्य नहीं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति किसी विषय पर सलाह लेना हो, वो किससे मांग सकता है? आर्टिकल 143 के तहत किससे मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। परंतु उसके लिए वो बाध्यकारी है, या स्टेटमेंट में दे सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, जो है सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है उसके लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी है या नहीं है? तो क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। ये आर्टिकल किस में बोला गया मेरे बच्चों? 143 में। चलो, अरे क्लियर है? आगे लिखो मेरे बच्चों, वित्तीय शक्तियां। आगे लिखो, वित्तीय शक्तियां। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो दो ध्यान रखना, ये न्याय में आता है, सुप्रीम कोर्ट से लेता है, और ये 72 याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है 72। ये भी पूछा गया, स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है भी, जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेगा वो राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं है? ऐसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। आगे लिखो, वित्तीय शक्तियां। पैसे का मामला आ गया, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति लिखो मेरे बच्चों, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 112। ये मैंने इकोनॉमिक्स में तुम्हें बता दिया था। आर्टिकल है 112, ये मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया था। आर्टिकल 112 में किसका जिक्र है? पहले तो ये लिख लो मेरे बच्चा, वार्षिक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है, वो किस आर्टिकल में है? 112 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किस आर्टिकल में है? 112 में है। सुन लो, पहले सुन लो फिर ये कर लेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण हमारी भाषा में क्या है मेरे बच्चों? बजट है। वार्षिक वित्तीय विवरण हमारी भाषा में क्या है? बजट है। बजट है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है? बजट है। क्या हो गया? मैं पीछे कुछ हुआ था? अच्छा, मैं फिर ऐसे बच्चे, चलो कोई बात नहीं। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है मेरे बच्चों? जो तुम्हारी भाषा में क्या है? बजट है। बजट का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, याद रखना। ये पूछ सकता है, बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख है? नहीं मिलता। किसका मिलता है?
वार्षिक है, वित्तीय विवरण का मिलता है। और इसका जिक्र किस आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 112 में मिलता है। और जब ये वार्षिक वित्तीय विवरण आता है हर साल कौन सी तारीख को आता है बताओ? बजट पेश कब होता है? इसका मतलब तुमने पिछला रिवीजन नहीं किया, तो मैं रिवीजन नहीं करते मेरे बच्चों। पहले 1 मार्च को जो है, सुन लो, कोई बात नहीं, घुमाओ ना, आप सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं बता देती हूँ। पहले 1 मार्च को होता है, तो बजट आता है, उसके बाद बहस होती है भी इतना क्यों दिया, इस पे क्यों नहीं दिया, मतलब ये बहस चलती थी। एक तो उसके लिए टाइम कम पड़ जाता था, पिछला रिकॉर्ड होता है, क्योंकि नया सेशन शुरू तब वित्तीय वर्ष शुरू होता है मेरे बच्चों, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। तो उसका डाटा जुटाना, उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक प्रोसेस चलता है। तो पहले ये 1 मंथ ही मिलता था, अब इन्होंने क्या कर दिया, 1 फरवरी को बजट पेश हो जाता है, 2 मंथ है उसमें बहस, मतलब सही क्लियर मेरे बच्चों। बजट आता है, हम डाटा आगे का देते हैं, जैसे 25-26 का बजट आता है, आगे 26 में आएगा तो 26-27 का आएगा, तो उसमें जो पीछे बरस गया है कौन सा, 24 और 25 का, 24 और 25 का, उसका पूरा डाटा तो 31 मार्च को पूरा होगा ना, उसका सेशन तो मार्च में पूरा होगा ना। और बजट कब आ रहा है? पहले 1 मार्च को आता था, अब 1 फरवरी को आने लगा है, तो उसका पूरा सेशन हो गया। तो उसके लिए आंकड़ा कोई उचित मिलेंगे तुम्हें? नहीं मिलेंगे। रिपोर्ट मांगते हैं, तुमने देखा होगा, कुछ एक लगभग रिटायरमेंट होती है, रिपोर्ट होती है उस दिन, जिसके अगर पापा कलरक है या कोई डिपार्टमेंट में है, तो उस दिन ये हमें सुनने में आता है भी जो है कार्यालयों में काम बहुत है, तो वो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उस टाइम डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। उससे पहले अभी क्या कह दिया, अभी 2 महीने है, उस पर बहस चलेगी, तब तक हो जाएगा। परंतु उससे पीछे का जाओ, 24 और है, 23 और है, 24 का, वो उसके ऑथेंटिक डाटा मिलेंगे। तो 3 साल का बजट होता है मेरे बच्चों, पीछे का 23 और 24 का, उसके आंकड़े आ चुके हैं कंप्लीट, जबकि ना कि 24 और 25 के आए हैं, वो तो चलेंगे 31 मार्च तक चलेंगे ना, 31 मार्च से पहले ही आ गया बजट, तो 25 और है 26 का, तो 3 साल के जो है बजट डाटा लेता है, 23-24 का लेगा, 24-25 का लेगा और 25-26 का वो जारी करेगा। तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है, इसके लिए वो बजट अभी 2 महीने से पहले पारित करता है। परंतु उसकी अनुमति, वार्षिक वित्तीय विवरण लाने की अनुमति हमें इतना पढ़ना है, वित्तीय शक्ति का जो है राष्ट्रपति के लिए क्या महत्व है, तो ये लाता है तो अनुमति किसकी लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की। तो यहाँ लिख लो, आर्टिकल 112 में बोला गया वार्षिक वित्तीय विवरण की जो है अनुमति कौन देता है? पारित करने की अनुमति कौन देता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति देता है, ये बोला गया 112 में। तो तुमसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है, जो आर्टिकल किसमें है मेरे बच्चों? 112 में है, क्लियर है। और जो है इसकी अनुमति किससे लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति से। बस ये 2 बात सिंपल रखनी है। इसके साथ में ये जो है मेरे बच्चों नॉर्मल बातें हैं, पहला बजट भारत का कब आया, किसने दिया? ये एक थैला है, चमड़े का थैला था, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये बहुत लंबी कहानी है, तुम मोटे मोटे याद रखो, सारे डीपली याद भी नहीं रहते और याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये पहला जो है भारत का बजट पेश मेरे बच्चों 1860 में किया गया था, और किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था। और जो है अभी हमारे भारत का पूछे भी पहला स्वतंत्रता भारत का बजट पेश करने वाला कौन था? कौन करता है बजट पेश? पहले तो ये बता दो। अनुमति तो राष्ट्रपति देता है, बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, क्लियर है। तो इसमें ये पूछ सकता है आपसे कि स्वतंत्रता भारत का पहला बजट पेश किया गया 1948 में, नवंबर 1948 में, और किसने किया? षणमुखम सेठी ने किया। और गणतंत्र भारत का पूछे तो किसने किया था? जॉन मथाई ने किया था। सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। अब ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, अब ये जब तक निर्मला सीतारमण, पहले अगर कोई इश्यू हो जाता है, प्रकृति इश्यू जो भी कोई है, तब तो रह जाएगा, परंतु नहीं तो टूट जाएगा। तो अगर पूछ सकता है सबसे अधिक बजट पेश करने वाला कौन था? मोरारजी देसाई था। और सबसे अगर पहली महिला पूछे बजट पेश करने वाली, नहीं मेरे बच्चों, पहली इंदिरा गांधी, पहली महिला। सीधा पूछ ले, क्वेश्चन सुनना मेरा दोनों, ये ऐड भी कर सकते हो। तो
पहली महिला भारत की जो बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी थी, परंतु इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी। और उस टाइम वित्त मंत्री की मृत्यु हो जाती है और वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री अपने पास ले लेता है और एक बजट पेश करती है। कौन है? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया था। उसके बाद पूर्णकालिक पहली महिला बजट वित्त मंत्री के पद पर जो वित्त मंत्री है वो पहली महिला कौन है? निर्मला सीतारमण है। क्लियर? निर्मला सीतारमण ने अभी तक 8 बार बजट पेश किया है मेरे बच्चों, जिसमें 7 सामान्य बजट और एक है जो है कौन सा बजट? आंतरिक बजट। कौन सा बजट है? आंतरिक बजट। आंतरिक बजट होता है जब सरकार बदलने वाली हो, इलेक्शन होने वाले हो, पता नहीं होता किसकी सरकार आनी है, तो उससे पहले जो बजट आता है उसको आंतरिक बजट है बोलते हैं। तो उन्होंने 7 सामान्य बजट पेश किए और एक कौन सा? आंतरिक बजट पेश किया है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? चलो, इसका मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया था सारी बातें, ये तो मैंने रिवीजन दी है। क्लियर मेरे बच्चों? इसके साथ याद करो, आर्टिकल लिखो मेरे बच्चों 267। 66 है या 67 है? 67 दोनों ही है, बात तो दोनों ही सही है। आप पहले 67 लिख लो। आर्टिकल 267 जिसमें किसका है? आकस्मिक निधि। किसका जिक्र है मेरे बच्चों? आकस्मिक निधि। इसके साथ दोनों ही लिख देती हूँ, दोनों ही समझाने जरूरी है, साथ लेके चलते हैं हम। यहाँ मैं अलग कलर में लिख देती हूँ। आर्टिकल 266 जिसमें क्या है मेरे बच्चों? क्या है? संचित निधि। बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। संचित निधि का कौन से आर्टिकल में वर्णन है? आकस्मिक निधि का कौन से में है? यहाँ इस जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? वित्तीय शक्ति में पढ़ रहे हैं ना, पैसे का मामला। यहाँ सिर्फ हमारा मान्य क्या है मेरे बच्चे? यहाँ ये वाला मान्य है, क्योंकि यहाँ आकस्मिक निधि होता है मेरे बच्चों, जो कोई मतलब बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, तुरंत पैसे चाहिए सरकार को, तो सिर्फ किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। आर्टिकल जो 267 में है। और आकस्मिक निधि से तिजोरी मान लो, वहां से पैसे निकाल के और राज्य या जो है उसको वित्तीय सहायता दे दी जाती है। क्लियर है? संचित निधि से ये हमने पढ़ा था, जो शायद कंपनी रूल्स कर रहे थे उस टाइम पढ़ा था, जो ब्रिटिश अधिकारियों को जो भारत के संचित निधि से पैसे जो उनकी सैलरी दी जाएगी, तो यहाँ से सैलरी आती है मेरे बच्चों संचित निधि से, और वो पूरा प्रोसेस होता है इसका भी। संचित निधि से पैसे निकाले जाएंगे तो उसका प्रोसेस चलता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पहले उसका एक चार्ट बनता है, कागज पे साइन होते हैं, कागज आता है, लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पारित होता है, अंतिम साइन जो है किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। संचित निधि से पैसे निकालने के लिए प्रोसेस चलता है, जिसमें किसकी अनुमति लेनी होगी? संसद की। याद रखना मेरे बच्चों, ये संसद, पार्लियामेंट, इसकी अनुमति। और संसद के 3 पार्ट होते हैं, मैंने तुम्हें बताया है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों पार्ट बताइए भी। संसद से पैसे जो है संचित निधि से पैसे निकालने के लिए टाइम लगता है, और आकस्मिक निधि से पैसे निकालने तो किसकी परमिशन है? राष्ट्रपति की। क्लियर है? अरे क्लियर है? आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हो तो किसकी परमिशन ली जाती है? राष्ट्रपति की। तुरंत राष्ट्रपति के पास जाते हैं, भाई ऐसे ऐसे संकट आ गया और पैसे चाहिए, तो राष्ट्रपति साइन कर देता है और पैसे निकाल लिए जाते हैं। किससे? आकस्मिक निधि से। ऐसे याद रखना। क्लियर मेरे बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर है? अरे बताओ रे। चलो, अब हमारा अंतिम रह गया, कर ही लेते हैं आज, नहीं तो फिर इसका दोबारा। मैं आज तो सोच के आई थी तुम्हारा सारा राष्ट्रपति भी तुम्हारी करवा दूंगी, परंतु नहीं। चलो लिखो, लास्ट कौन सा रह गया मेरे बच्चों? आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्ति। ये आपातकालीन शक्ति मेरे बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, राज्य आपातकाल, और जिसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। तीसरा क्या है? वित्तीय आपातकाल।
तो आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। और ये तीनों की अनुमति जो है कौन देता है? राष्ट्रपति। हम यहाँ सिर्फ इतना ही देख रहे हैं भी जो है राष्ट्रपति के पास पावर कौन कौन सी है। तो तीनों आपातकालीन लगाने की भी पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति के। ये मेरे बच्चों अलग अलग आर्टिकल के तहत लगती है, लिख देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, वेरी गुड, आर्टिकल है 352। और राष्ट्र जो है राज्य में अगर जो राष्ट्रपति शासन लागू करना हो मेरे बच्चों तो आर्टिकल है 56, 356। और वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, जो आर्टिकल है 360। कंडीशन बन गई थी 1990 में, परंतु लगा नहीं था। तो याद रखना, राष्ट्रपति 3 प्रकार की जो पावर है, आपातकालीन शक्तियां हैं, उनकी अनुमति भी कौन देता है? 352 के तहत राष्ट्रपति क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, जो देश में, पूरे देश में लगा सकता है, जो अभी तक भारत में 3 बार लगा है। अभी तक भारत में ये कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। 1962, 1971 और 1975। सही कर लो, उस दिन गलत हो गया था ना, आज सही कर लो। 1962, 1971, 1975। तो इसमें जो है मेरे बच्चे 62 में भारत चीन युद्ध, लिख लो। 62 में क्या हुआ था? भारत और चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। और जो है 71 में भारत पाक युद्ध मेरे बच्चों, और इसमें आंतरिक विद्रोह, आंतरिक है विद्रोह, आंतरिक विद्रोह। अब बहुत कुछ है, ये मैं सारी बातें तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगी। यहाँ सिर्फ मैं तुम्हें इतना ही सजेस्ट कर रही हूँ भी तुम्हें इतना यहाँ याद रखना है भी आपातकालीन लगाने की जो पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इनका आपातकाल का हम भाग पढ़ेंगे जो 368 आर्टिकल में, वो 368 क्या संविधान संशोधन का है, जो है इनका भाग कौन सा पढ़ेंगे, उस भाग में ये सारे मैं दोबारा जिक्र करूंगी। तो यहाँ तुम्हें इतना याद रखना है मेरे बच्चों भी है, उसका जिक्र करेंगे भी किस राज्य में सबसे अधिक बार लगा, किस में पहली बार लगा, ये बातें वहां करेंगे, यहाँ हम नहीं करेंगे। परंतु भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। 62 में लगा जो भारत चीन युद्ध के कारण 62 में, और जो है 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, और जो है 75 में आंतरिक विद्रोह के कारण। आंतरिक विद्रोह से याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है मेरे बच्चों? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। क्यों किया गया आंतरिक विद्रोह का? युद्ध का तो समझ में आ गया तुम्हें भी, युद्ध की स्थिति थी तो देश में जो है माल जाल पैसे सबकी कमी हुई, उसके लिए लगाना पड़ा, रोकना पड़ा। परंतु आंतरिक विद्रोह क्या होता है मैडम? आंतरिक विद्रोह होता है जब देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा हो, गड़बड़ियां मच रही हो। तो इंदिरा गांधी ने ये सबसे बड़ी, इंदिरा गांधी की जो भूल थी ना, सबसे बड़ी ये थी मेरे बच्चों, जो कब लगी? 25 जून 1975 से ये लगाया गया था और ये 77 तक चला था। और इन्होंने, क्योंकि जो है पावर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के हाथों में ज्यादा होती है, कहने को राष्ट्रपति के हाथों में, परंतु राष्ट्रपति की इतनी नहीं चलती। जैसे प्रधानमंत्री कहता है वैसे राष्ट्रपति को करना पड़ता है। तो उस टाइम जो राष्ट्रपति थे, ये बातें हम पढ़ेंगे जैसे जैसे मैं तुम्हें राष्ट्रपति कंप्लीट कराऊंगी ना, सारे पे पहला कौन था सारे लिखाऊंगी, तब ये सारे उसमें आपातकाल ये आ जाएंगे। उस टाइम बता दूंगी भी इस टाइम ये राष्ट्रपति था और प्रधानमंत्री ये था। यहाँ हम नहीं लिखेंगे, परंतु ये 75 वाला है जो 25 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसको क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन ये बोला गया भी इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या कर दी थी भी सब कुछ। फिर इसका नाम बदला गया सशस्त्र, मतलब भी देश के जो लोग हैं हथियारों से लड़ रहे हैं, मतलब शस्त्र जो है उनसे लड़ रहे हैं, उनकी वजह से वो क्या लगा सकते हैं भी, दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं वो तो लगा ही रहे हैं। और आंतरिक होता है मेरे बच्चों देश के अंदर की गड़बड़ियां, उसके कारण लगाया गया। तो ये आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र। और इंदिरा गांधी ने क्यों किया था? अपनी सरकार बनाने के लिए। अब उसको खौफ था भी तेरी सरकार चली जाएगी, और चली भी गई थी इंदिरा गांधी की सरकार। जैसे हमने 5 वर्षीय योजना में किया था, इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है कब?
78 में गिरती है, जो मोरारजी देसाई बनते हैं मेरे बच्चों, जनता पार्टी आती है, सरकार बनती है उस टाइम। फिर 80 में दोबारा इंदिरा गांधी सरकार बना लेती है। इंदिरा गांधी की सरकार गिरने का मेन रीजन ये भी था, देश में आक्रोश फैल गया था, बेवजह ही इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। इंदिरा गांधी ने बड़ी भूल की, अच्छे काम भी बहुत किए, भूल भी बहुत की थी, परंतु उसके मन में खौफ था भी मैं सत्ता में रहूं, मैं चली ना जाऊं। और सत्ता आपको पता ही जाती है, मैंने कहा समय का पहिया जो है चलता रहता है, वो घूमता जरूर है, कितना ही महान। आज तुम्हारे पास 100 किले हैं, सब कुछ है, ये टाइम के अकॉर्डिंग है जाएगा। समय किसी का नहीं होता, जो चलता रहता है। हम सो जाते हैं, टाइम है चलता रहता है। तो ये हमेशा अपने दिमाग में कंसेप्ट रखना मेरे बच्चों। हम इनसे क्या सीखते हैं, हम उस भूल को कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया, छोड़ दो, मिट्टी डाल दो, आगे से ध्यान रखना। तो ये टाइम का पहिया चलता रहता है, जो आज अमीर है वो कल गरीब भी हो सकता है, और गरीब अब अमीर भी हो सकता है। तो कभी ऐसे ना सोचे भी आज हमारे दुख है भी हम मर जाएं, मरने वाला मेरे को, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ती हूँ और यही खबरें आती है, तो मेरे मन में होता है कि कम से कम बच्चों को ये तो तुम किताबों में लिखा है, सारी बातें लिखी है, ये थोड़ी मैंने घर बना के लेके आई, सारी लिखी किताबों में, परंतु तुम्हें ये ध्यान रखना कितने भी तकलीफ में हो तो कुछ भी हो जाए, मरना नहीं है, ना मरने कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं है। अब तुमने देखा होगा, हम सोचते हैं हम IPS बन जाए, धनवाड़ हो जाए, उसको 300 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया, फिर भी मर गया और पीछे और डबो गया। अब एक जो है एक असाई मर गया, अब असाई कहता है, वो कहता है भी उस असाई को, अब पीछे जो है ये 15 अगस्त गई है, जो है नायाब सिंह सैनी ने उसे सम्मानित किया था, बहुत अच्छा ईमानदार था। ईमानदार भी चले जाते हैं क्योंकि वो प्रशासन ऐसा उनको टॉर्चर करता है, परंतु ऐसा ही उसने सोचा होता भी कुछ नहीं जाएगा किसी का। उनकी बेटियों के सर से बाप का सारा उठ गया, उनकी बहनों के सर से उसके भाई का सारा उठ गया, कुछ नहीं गया। उन्होंने उसके पूरन है क्या वो IPS, उसके बारे में बोला है अभी, वो पूरा अफोर्ड था, 50 करोड़ लिए थे उन्हें किसी को मारने के लिए। 50 नहीं तो 5 करोड़ भी बहुत होते हैं हमारे लिए, तो 1 करोड़ भी बहुत है। हम तो सोचते हैं 1 करोड़ मिल जाए, कोई धंधा नहीं करेंगे किसी के साथ क्या बेर करना, खाना पीना दाल रोटी खानी है, अरे 1 करोड़ से कम। ये तुम ये सोचो, जब प्रशासन इस तरीके से है तो जनता क्या सोचेगी। इसी फील्ड में तुम जाओगे, अब पुलिस भर्ती आएगी, मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ पुलिस भर्ती अब आएगी, आज पोर्टल खुल गया है तो पुलिस भर्ती पहले करवाएंगे और ग्रुप डी के, तो तुम इसमें जाओ तो तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आई, तुम्हें मरना नहीं है, कुछ भी हो जाए, मरना तो थे ही नहीं, तो टाइम है घूमता रहता है, तो इसलिए ये बातें जरूरी है मेरे बच्चों, ये तो तुम्हें मिल ही जाएगी। तो सशस्त्र विद्रोह जो है ये संविधान संशोधन के तहत नाम बदला गया था, तो याद रखना, तुम्हें याद नहीं रहता भी कौन सा संविधान संशोधन था, 44वां था मेरे बच्चों। 44वां क्यों था, क्योंकि ये 75 में आया है, 76 में 42वां आ गया, फिर ये 77 में कंप्लीट होगा ये विद्रोह, उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसका सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था मेरे बच्चों, 44वां था। 44वां जो कब आएगा, 1978 में लेके आए। भी ऐसी कोई कंडीशन होती है भी हथियारों से लड़ा गया तब भी कर सकते हो, बाकी आम जनता ऐसे घबरा जाए उसको कोई ताल्लुकात नहीं है, भी आप ये नहीं लगा सकते, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते। क्लियर, थैंक यू मेरे बच्चों।